friends, welcome back. Why did Air India AI 171 plane crash? Possible explanations. चलो देखते हैं. वेट तो मेन एक्सप्लेनेशंस तो Black देखनी box के चाहिए, बिना तो सारी पर ब्लैक speculation बॉक्स है। मेन है कि ब्लैक बॉक्स चल मैंने सुना है कि मिल गया है. ओह। अब ये है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है. अब उसके ऊपर उसके बाद अब जो है पब्लिक को बताएं भी जल्दी Right. कि हुआ क्या, क्योंकि पब्लिक भी टेंस्ड है. पब्लिक को भी Right, ये right. जानना है कि भैया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल. ऐसा देखिए, नहीं होना चाहिए था. इसमें क्यों हुआ? अभी तक तो जो हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, तब यही था कि एक तो फ्लैप का था कि फ्लैप खुले होने चाहिए थे, फ्लैप नहीं खुले हुए थे. दूसरा लैंडिंग गियर जो है अभी भी ओपन क्यों था, कि क्या आपको लग रहा है कोई लफड़ा होने वाला है, लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं गए. मगर जैसे ही उड़ते हैं प्लेन, आई थिंक थोड़ा डिले होता है, उसके बाद ही लैंडिंग गियर ऊपर जाते होंगे. फिर था कि क्या जब वो ऊपर गया, जिस बंदे की जान बची है उसने भी कहा था कि ऐसा लग रहा था वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो पूरी कोशिश की मगर ऊपर नहीं गया वो प्लेन. और उसको कोई ब्लास्ट की भी आवाज आई, तो उसने शायद ये भी बोला तो था. क्या और लाइट्स भी चेंज हुई थी, ग्रीन वाइट की, ब्लू तो क्या वाइट. दोनों के दोनों इंजन खराब हो गए? क्या बर्ड स्ट्राइक थी एक ही ना, या फ्यूल कंटामिनेशन था कि फ्यूल कंटामिनेट हो गया तो दोनों इंजन चलने बंद हो गए. राइट, अगर फ्यूल आपका खराब हो गया दोनों इंजन बंद हो जाएंगे. या बर्ड स्ट्राइक हुई, मगर एक ही टाइम पे दोनों बर्ड स्ट्राइक डिफिकल्ट है थोड़ा, अनलेस कि झुंड हो बर्ड्स का, सीधी बर्ड्स गई बहुत सारी, मगर तुम्हें नीचे कुछ मिलना चाहिए बर्ड्स उड़ो, मुझे पता नहीं. तो क्वेश्चन ये था कि ये सब थ्योरीज लोगों के पास आ रही हैं, राइट, मगर ब्लैक बॉक्स से पता लगेगा. और ब्लैक बॉक्स बोलते हैं कि बहुत ही डिटेल में चीज़ें ट्रैक करता है, बहुत ही डिटेल में. उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ. मगर पायलट ने मेडे बोला था, जब तक रिस्पॉन्स आया टू लेट. तो कितनी क्विक ये सब चीज़ें हुई हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे एक मेजर गलती सामने निकल कर आ रही है शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से. अगर आप प्लेन के इस फुटेज को गौर से देखोगे तो इसमें आप 3 अनयूजुअल चीजें नोटिस करोगे. नंबर 1, इस प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड है, यानी कि स्ट्रेट है. नंबर 2, इस प्लेन के व्हील्स यानी इसका लैंडिंग गियर अंदर ही नहीं गया है. और नंबर 3, इसका नोज अपवर्ड फेसिंग है, जैसे कि टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है. अब ये बेसिकली एक बहुत ही वियर्ड और कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्लेन टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा है. फ्लैप्स क्यों उसके बाहर निकले? देखो नॉर्मली ना, और ये आपने भी देखा होगा अगर कभी आपको विंग्स के बाजू वाली सीट मिली हो, कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके विंग्स ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं. ये है प्लेन के विंग का स्लैट और इसे कहते हैं फ्लैप. ये दोनों टेक ऑफ के वक्त यूजुअली 10 से 15 डिग्री का टिल्ट बनाकर एक एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करते हैं, ताकि विंग्स एक कर्व्ड शेप बना सके और फ्लाइट को लिफ्ट मिले. प्लेन का टिप भी इसी दौरान ऊपर की ओर होता है और तुरंत व्हील्स भी अंदर चले जाते हैं. ये एक एरोडायनामिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ही लिफ्ट क्रिएट होता है और प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाती है. और फिर एक बार जब एरोप्लेन सही ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाए, सिर्फ इसी के ही बाद इसके विंग्स के ये देखिए जो लैंडिंग गियर है, याद रखिए कि ये 30 सेकेंड्स के अंदर ही पूरा हुआ है. तो मे बी इट वॉज गोइंग टू गो डाउन लिटिल बिट फॉरवर्ड. तो ये बहुत टू अर्ली है टू से वो लैंडिंग गियर आपके जो थे डाउन थे. अरे भैया 30 सेकेंड ही तो हुए हैं भाई. पार्ट्स रिट्रैक्ट यानी कि अंदर खींच लिए जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने क्लिप में देखा, टेक ऑफ के वक्त यही विंग्स बाहर ही नहीं निकले, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल 0 डिग्री पर था और इवन प्लेन के व्हील्स यानी कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं गए. अब मेन वीडियो भी काफी ब्लर है, फोटोज भी क्लियर नहीं है, सो ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मे बी विंग्स ज्यादा नहीं, मे बी 5 डिग्री का टिल्ट बना रहे हो, जो सेटिंग भी काफी सारे पायलट सुनते हैं. बट अभी के लिए क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स फ्लैप्स को ऑलमोस्ट फ्लैट बता रहे हैं, and every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted here. हम इस केस को पहले कंसीडर करते हैं हमारे एनालिसिस में. अब ऐसे केसेस में ना, भले ही अगर दोनों भी इंजन्स पूरी तरीके से काम भी क्यों नहीं कर रहे हो, जो कि एक अच्छा चांस है कर रहे हो सकते हैं और मैं आगे बताऊंगा क्यों, बट फिर भी लिफ्ट ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सिंपल फिजिक्स, ड्रैग फोर्स यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाएगा इस लेस एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. प्लस अगर तापमान भी बहुत ही गर्म हो, जो कि उस दिन था 40 डिग्री था, तो इसमें लिफ्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी कम रहती है जो इफेक्टिवली लिफ्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाती. और इनफैक्ट ऐसे पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्लैप अंदर ही है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्लेन क्रैश कर जाएगा. यस, इट विल टेक टाइम टू राइज. ऑल्टीट्यूड उसको टाइम लगेगा, ऑल्टीट्यूड में जाने के लिए समझ आ जाएगा. क्रैश थोड़ी हो जाना चाहिए, क्रैश थोड़ा और नीचे थोड़ा डिसेंट थोड़ा करना चाहिए. और दूसरा लोग कह रहे हैं कि अगर फ्लैप बाहर नहीं होते तो इंडिकेशंस आते हैं वहाँ पे कि फ्लैप को ठीक करो. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो खराब हो गए फ्लैप. हाँ, मतलब फ्लैप खराब हो गया, वो बात करा था पर नहीं हुए. वो तो ब्लैक बॉक्स से बताएगा. उसको नजर आया कि पायलट ने स्पेशली दबाया बटन कि फ्लैप्स को निकालने के नहीं निकले, देन दे विल नो ब्लैक बॉक्स से कि मैल फंक्शन था,
एयरप्लेन का, मगर वो तो बोइंग भी चेक करेगा सब चीज़ें। केसेस में तो विंग्स को भी 20 से 25 डिग्रीज तक टिल्ट करना आइडियल रह सकता है। अब नो डाउट बोइंग 787 जैसे बड़े प्लेन्स के इंजन्स एक्सट्रीमली पावरफुल है, जो इवन अगर विंग्स ना भी खुले और लैंडिंग गियर्स बाहर भी निकले हो तो भी हेवी ड्रैग को इन थियरी कॉम्बैट कर सकते हैं। वो फ्लैट विंग्स के साथ भी टेक ऑफ कर सकते हैं, बट इसके लिए आपकी स्पीड को एक्स्ट्रा फास्ट होना पड़ेगा, जो क्रिएट करता है एक लंबा सा रनवे। अब इस क्रेडिबल सोर्स के हिसाब से इस प्लेन ने एक फेयरली लंबे रनवे से ही टेक ऑफ किया था, अपना पूरा 3.5 किलोमीटर का रनवे कंप्लीट करके। मगर इसके बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाए, क्योंकि अगर किसी भी और फैक्टर की वजह से लिफ्ट थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या ड्रैग बढ़ जाता है तो प्लेन का क्रैश हो जाना लाइकली था। और इसीलिए अब हमें दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे एयरक्राफ्ट का वेट, इंजन का टोटल परफॉर्मेंस, कि कहीं इंजन आधा या पूरा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया था। अगर दो में से सिर्फ एक इंजन भी फेल हो जाता है इस टेक ऑफ के दौरान, जो कि पॉसिबल है, तो भी लिफ्ट और कम हो जाने की वजह से क्रैश होना लाइकली था। बर्ड हिट की वजह से भी इंजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो अब आता है यहां पर सबसे मेन सवाल कि आखिर रूट कॉज क्या था? आखिर ये प्लेन ऐसे अननेचुरल से टेक ऑफ सेटअप में क्यों थी? क्या टेक्निकल इश्यूज इसके पीछे का कारण था, जैसे सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव या जाम हो गया हो, या फिर पायलट की तरफ से कोई मिस्टेक? क्योंकि डेटा के हिसाब से पायलट एरर्स 65% एक्सीडेंट्स के कॉज रहे हैं। वेल, थोड़ा रिसर्च करने पर मैंने देखा कि पास्ट में भी 2 बड़े-बड़े प्लेन क्रैशेस बिल्कुल सिमिलर ही तरीके से हो चुके हैं। सो उन क्रैशेस में आखिर क्या प्रॉब्लम निकल कर आई थी इन्वेस्टिगेशन के बाद, शायद वो केसेस हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे सके। 20 अगस्त 2008 मैड्रिड स्पेन के रनवे 36L से एक मैकडॉनल्ड डगलस की MD-82 एयरक्राफ्ट 172 लोगों के साथ उड़ान भरती है और टेक ऑफ के बस 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ही बस 300 मीटर उड़े वो नीचे क्रैश कर जाती है और इस हादसे में 154 लोगों की अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या गलती हुई थी? वेल, अहमदाबाद वाले प्लेन की ही तरह यहाँ पर भी विंग्स के स्लैट्स और फ्लैप्स नहीं खुले थे और विंग का पोजीशन एकदम फ्लैट था। नंबर 2, पायलट की एक बड़ी गलती सामने निकल कर आई। पायलट ने मे बी डिस्ट्रैक्शन की वजह से कंपलसरी चेकलिस्ट के एक इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो नहीं किया था, स्लैट्स और फ्लैप्स को वही 10 से 15 डिग्री के एंगल पर सेट करना। अब इसमें एक टेक्निकल इशू भी हुआ था। बेसिकली प्लेन के मेंटेनेंस के समय एक पार्ट रिले R25 सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया था ओवरहीटिंग के एक इशू को फिक्स करने के लिए, मगर किसी को भी ये नहीं पता था और मैकेनिक्स के प्रोसेस में भी ये नहीं लिखा गया था, ना ही उन्हें सिखाया गया था कि ये रिले R25 सिस्टम एक सिक्योरिटी अलार्म के साथ भी कनेक्टेड था, जो बजना चाहिए था अगर कभी पायलट्स ने बाय मिस्टेक चेकलिस्ट के किसी स्टेप को स्किप कर दिया हो। मगर अनफॉर्चुनेटली सिकलौते एरर करेक्शन मैकेनिज्म के डीएक्टिवेट होने की वजह से अलार्म भी नहीं बजा और चेकलिस्ट भी फॉलो नहीं हुआ था और प्लेन ऐसे ही फ्लैट विंग्स के साथ टेक ऑफ करी। और इसी वजह से हुआ ये कि 4.3 किलोमीटर के लंबे से रनवे होने के बावजूद भी प्लेन सिर्फ 40 से 50 फीट तक ही लिफ्ट कर पाई और 300 मीटर दूर जाकर क्रैश कर गई। CIA-IAC के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से वो सिर्फ लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड को रीच कर पाई, जबकि फ्लैट विंग्स में टेक ऑफ करने के लिए हेवी ड्रैग को काउंटर करने के लिए एक प्लेन को एटलीस्ट अराउंड 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती। आई एम टॉकिंग अबाउट उस पर्टिकुलर प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो क्लियरली अचीव नहीं हो पाया और इसीलिए प्लेन क्रैश हो गई। अब अहमदाबाद केस में एयर इंडिया AI-171 की टेक ऑफ स्पीड कितनी थी पता है? और इसे फ्लैट विंग्स में टेक ऑफ करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए थी? ये डेटा डिस्क्लोज करने से पहले जल्दी से एक सिमिलर केस पर नजर डालते हैं, एक क्रैश जो 1987 में अमेरिका के डिट्रॉइट शहर में हुआ था। मैकडॉनल्ड डगलस DC-982 प्लेन थी, 31 डिग्री सेल्सियस का हॉट वेदर था और प्लेन हेवीली लोडेड थी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब तक। 2.5 किलोमीटर के रनवे से टेक ऑफ किया, वंस अगेन विंग्स नहीं खुले, उसने रिक्वायर्ड लिफ्ट और स्पीड अचीव नहीं किया और 40 से 50 मीटर के ऑल्टीट्यूड और 800 मीटर्स की दूरी तय करके वो क्रैश कर गई। इस हादसे में कुल मिलाकर 156 लोगों की मौत हो गई और गलती क्या थी? वंस अगेन ह्यूमन एरर एंड फेलियर ऑफ अलार्म सिस्टम। अच्छा, अहमदाबाद वाले बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलार्म सिस्टम होता है जो बेसिकली मैनुअली ओवरराइड किए बिना प्लेन को टेक ऑफ करने ही नहीं देगा। कॉज टेक्निकल ग्लिच या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से डीएक्टिवेट हो गया हो। अगर आप एनालाइज करोगे ना तो ये दोनों भी नॉर्थ वेस्ट और स्पैनर एयरलाइंस वाले केस और अहमदाबाद क्रैश वाले केसेस बहुत ही ज्यादा मैच करते हैं। इसमें बस सिर्फ कुछ ही की डिफरेंसेस है। इन की डिफरेंसेस को मैं फटाफट एक एक करके लिस्ट करता हूं ताकि इस मामले में थोड़ा और डीप जा सके। नॉर्थ वेस्ट और स्पैनर वाले प्लेन्स हवा में सिर्फ 50 फीट तक के ऊपर लिफ्ट गिन कर पाए और 1 किलोमीटर के अंदर ही 15 से 20 सेकंड्स तक फ्लाई करके नीचे गिर गए। मगर दूसरी तरफ एयर इंडिया AI-171 पूरे 625 फीट तक लिफ्ट हुआ, 30 सेकंड्स तक इन एयर रहा और फिर 2.5 किलोमीटर तय करके क्रैश कर गया। 30 सेकंड्स इन एयर,
ये इनके ट्रैजेक्टरीज का आप ग्राफ देख सकते हो। देखना AI-171 का ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक ऑफ था। अब इस डिफरेंस के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? वेल, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, और ये मैं प्योरली सिर्फ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, पास्ट के केसेस और फिजिक्स की मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी क्रैश के बाद सिर्फ एक ही दिन गुजरा है और सारे डिटेल्स निकलना बाकी है इन्वेस्टिगेशन के बाद। सबसे पहले तो देखो, AI-171 एक बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर था, जिसका इंजन इन दोनों एयरक्राफ्ट से एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। प्लस इसका विंग स्पैन भी ज्यादा बड़ा है, मतलब ये कम डिस्टेंस के रनवे में भी पोटेंशियली ज्यादा लिफ्ट गेन कर सकता है। इस वजह से शायद ये ज्यादा हाई जाकर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया, बट क्योंकि इसकी स्पीड काफी नहीं थी, इसीलिए 625 फीट पहुंचते ही ये डिसेंड करने लग गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि शायद AI-171 के एक या दोनों इंजन्स फेल हो गए थे, जिस वजह से इसने इनिशियली तो स्ट्रॉन्ग लिफ्ट लिया, मगर इंजन फेल होते ही ये कोलैप्स भी कर गया। अब एक एयरक्राफ्ट के एक इंजन फेल होने की संभावना 1 in 3.5 लाख होती है, और दोनों इंजन एक साथ फेल होने की 1 in 100 crores होती है। बट यहां पर क्योंकि विंग्स खुले ही नहीं थे, तो अगर एक भी इंजन खराब हो जाता तो भी प्लेन का क्रैश होना लाइकली था। अच्छा, एक और एक वीडियो बहुत ही रिसेंटली निकला है, इसमें ये जो आवाज आप सुन सकते हो ना, एकदम शार्प सी, ये टर्बाइन यानी कि चक्के के घूमने जैसी आवाज है। और इस नए वीडियो को जूम करने के बाद एक हल्का सा डॉट भी दिखाई दे रहा है। सो ये आवाज और डॉट बेसिकली रैट यानी रैम एयर टर्बाइन हो सकता है, जो बाहर पॉप हो जाता है डबल इंजन फेलियर या इलेक्ट्रिसिटी या इवन हाइड्रोलिक फेलियर्स के भी केस में। डिफरेंस नंबर 2 है टेक ऑफ स्पीड। स्पैनर और नॉर्थ वेस्ट एयरक्राफ्ट्स को नॉर्मली फ्लैप्स को 10 से 15 डिग्री खोल के टेक ऑफ करने के लिए एटलीस्ट 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड जनरेट करनी पड़ती है, और फ्लैट विंग्स में 380 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, जो कि टिपिकल रनवेज में इम्पॉसिबल है क्रिएट कर पाना। बट AI-171 एयरक्राफ्ट लास्ट कम्युनिकेशन से पता चला कि 625 फीट तक पहुंचने तक उसकी स्पीड 322 किलोमीटर्स पर आवर थी, मगर क्योंकि विंग्स फ्लैट थे और लैंडिंग गियर भी निकला हुआ था, तो इस बढ़ते ड्रैग की वजह से उसे एटलीस्ट 450 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड हासिल करनी थी और ऊपर क्लाइंब करने के लिए, जो वो अचीव नहीं कर पाया। इसके सारे कैलकुलेशंस बाय द वे मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस लिंक्स के साथ दे दिए। कोई ना, सब अपना देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दूसरे रिसोर्सेज को देख रहे हैं, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या बोला वहाँ से अपना एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड। पर जब तक ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं आता, हमें किसी को ना हमें पता चलेगा ना आपको पता चलेगा, उसी की वेट हो रही है। अब कई लोग जो इतना माइन्यूटली देख रहे हैं कि देखो वहाँ पे ये फ्लैप्स नहीं खुले या ये साउंड आई, वो सब। अब मेरे को जो अमेजिंग लग रहा है कि भाई ये जो जब टेक ऑफ करा, इसकी फ़ोटो ली किसने, वीडियो कौन ले रहा था? कोई किसी कोई ऐसी जेनरिकली ले रहा था उसने कि और उसको मिल गई। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक पास में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में जब प्लेन्स लैंड करते हैं तो बिल्कुल लगता है सर पे, हमने फोटो ली है। हाँ, वो एक वहाँ पे पार्क है, वो पार्क के जब हम शुरू में वहाँ गए, वो प्लेन तो ऐसे सर पे आया, मैंने कहा ये तो यहीं पे ही कहीं गिर हुआ जाएगा क्या। वो इतना पास में एयरपोर्ट है, वो इतना डेंजरस फील होता है। मेरे को लगता है कि ये कौन सी जगह है भैया एयरपोर्ट बनाने की। वहाँ पर भी कोई छत पे बैठा होगा, बाय चांस ले रहा होगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम देखा मैंने कहा इतनी क्लोज आप ऐसे देख रहे हो और आपके यहाँ से ऐसे ऊपर से जा रहा है, इट इज टू क्लोज एंड सो डेंजरस। तो वही है कि एक दूसरी लर्निंग ये भी है कि आपको एयरपोर्ट्स सिटीज के अंदर और हाई डेंस्ड पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर नहीं बनाने चाहिए, जहाँ बिल्डिंग्स उसके लिए लैंड चाहिए होती है। नॉर्मली क्या होता है कि सिटी जब बन जाती है तो सिटी के फिर आप बाहर जो है लैंड लेके एयरपोर्ट को शिफ्ट कर देते हैं। करना तो यही होता है कि पुराने जमाने में एक एयरपोर्ट है, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया आके पूरा घेर लेता है उस एरिया को, उतना एरिया को उतने सिमिलरली जहाँ हम रहते थे वहां पर यही हुआ था कि पुराना है, पुराने के आसपास जहाँ पार्क है वो सारे पुराने के आगे, फिर उनको भूल चल रहा है, मगर एक नया फिर एयरपोर्ट बना सिटी के बाहर जो इंटरनेशनल एक्चुअली है। दैट इज सो, मतलब आपको ऐसे लगता है कि कई बार तो फील होता है कि कार के ऊपर ही ना कहीं टच कर दे उसका व्हील, सच्चे में जान निकलती है मेरी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।